यूनिट एंड डायमेंशन ये करना है अभी हम लोग को। तो यूनिट डायमेंशन का ये एक ही पूरा वन वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिस क्वांटिटी को एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये केजी मास के लिए है और मीटर यूनिट होता है लेंथ का, तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं आएगा। और टाइम का सेकेंड होता है, तो मास लेंथ और टाइम, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। मास डिवाइडेड बाय लेंथ करने से टाइम नहीं आएगा, मास मल्टीप्लाई करने से भी टाइम नहीं आएगा, या लेंथ को टाइम में ऐड करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, वो मास आने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी जो एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं उसे फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास के लिए यूनिट यूज होता है किलोग्राम, ऐसा यूनिट है ये सब। तो क्वांटिटी का नाम है मास, मीटर जो मैं लिखा हूँ उसका क्वांटिटी का नाम है लेंथ, और टाइम के लिए सेकेंड उसका यूनिट है। तो मास लेंथ टाइम, और एम्पियर करंट का यूनिट है तो करंट क्वांटिटी हो गया, और केल्विन तो टेम्परेचर अगला क्वांटिटी हो गया, और मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका क्वांटिटी है, और कैंडेला मैंने लिखा है मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट कितना तेज़ रोशनी है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैंडेला। और क्वांटिटी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी तीव्र रोशनी है ये जानने के लिए। मास लेंथ टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर 2 सप्लीमेंट्री है, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको किसको लिखा गया है? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं? तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और वैसे ही प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं? तो प्लेन एंगल मतलब कोन, कोन जैसे ये इस टाइप का कोन आप देखे होंगे जिसमें भेलपुरी या झाल मुड़ी खाते होंगे ऐसे रख के, या आइसक्रीम खाते हैं, वो कोन होता है। तो इसमें मान लीजिए आइसक्रीम ऐसे भरा हुआ है, ये स्फीयर का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? स्फीयर का। जैसे वाटरमेलन ऐसे कट करके निकाले हैं स्लाइस उसका, तो ऊपर ऐसे कैप जैसा होगा ना, ऐसा। ये प्लेन थोड़ी है, ये तो 3D में है, ऐसे है, और ये सब कोना में एक जगह मिला होगा एक पॉइंट पे आके। तो इसका जो एरिया आएगा ना, एरिया इसका जितने में ऐसे ढक्कन जो इसका है, दैट एरिया डिवाइड बाई इसके रेडियस का स्क्वायर करना है। यानी ये एरिया बाई रेडियस स्क्वायर करने से यहाँ का एंगल मिलता है, और इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। सॉलिड प्लेन एंगल नहीं, सॉलिड एंगल। सॉलिड और प्लेन तो उल्टा यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्या लिखा हूँ? सॉलिड, और तब मैं लिखा हूँ प्लेन। तो प्लेन एंगल जो आप पहले से जानते हैं वो वाला एंगल है, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और सॉलिड एंगल वो एंगल जो अभी बता रहा था मैं, जिसमें कोन फॉर्म होता है, ऐसे कोन से जो फॉर्म होता है इस तरह का। तो इसमें होता है एरिया अपॉन एक रेडियस नहीं, रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। तो सॉलिड एंगल हो गया एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। इसका यूनिट होता है सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, SR उसका सिंबल है, SR। और प्लेन एंगल तो पहले से पढ़ते आए हैं हम लोग, प्लेन एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन होता है। ऐसा यूनिट प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। और ये आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो 7 फंडामेंटल और 2 हो गया सप्लीमेंट्री, और बाकी का जो बच गया क्वांटिटी, इन 7 और 2 9 के अलावा जितना भी आप नाम सुनेंगे वो सब क्वांटिटी को रखा जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी में। क्यों डिराइव्ड बोलते हैं? क्योंकि वो कोई भी क्वांटिटी बोलेंगे वो इनके टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी बोले तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ जैसा मेज़र करेंगे मीटर में, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो कोई भी इन 7 और 2 के अलावा जो भी रहेगा वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हम मेज़र कर पाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, उन सब चीज़ को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या क्या मेज़र कर लेते हैं? मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब मेजर, करंट मेजर करते हैं कि कितना एम्पियर करंट है, वो सब क्वांटिटी है। और जो नहीं मेजर कर पाते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि खूबसूरती किसी का, उसको बोलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, या कोई लड़का बहुत हैंडसम लग रहा है, तो कितना हैंडसम लग रहा है
उसका मेज़र करने का कोई क्वांटिटी नहीं है कि 2 किलोग्राम खूबसूरत लग रही है, ऐसा हम लोग क्वांटिटी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब मेज़रमेंट उसके लिए नहीं है, तो वो क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी क्या मेज़र करते हैं, या आज खाना स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसा कोई बोला तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है उसका मेजरमेंट थोड़ा कि 3 मीटर स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मेज़र कर पाते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और बगल में उसका यूनिट लिखना है। तो न्यूमेरिकल जैसे कि मास को मैं लिखा 2 किलोग्राम, तो m क्वांटिटी हो गया फिजिकल क्वांटिटी मास, और 2 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और u उसका यूनिट मतलब kg हो गया यहाँ। तो 2 kg ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें n और u जो है ना, वो u उधर लाएंगे, तो किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर क्वांटिटी फिक्स्ड है, अमाउंट फिक्स्ड है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। क्या इसका मतलब है, जैसे 2 यूनिट में एक्सप्रेस कीजिए, मैं एक बार मास को 2 किलोग्राम लिखा SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में मास को 2000 ग्राम लिखेंगे, इतने ही मास को, तो दोनों तो क्वांटिटी सेम है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि 2000 ज़्यादा है, 2002 से क्या है ज़्यादा, 2000 ग्रेटर देन 2, तो 2000 के सामने जो यूनिट होगा ना वो कम होगा, यानी 1 ग्राम जो होगा ना वो 1 kg से कम होगा, यानी ग्राम इज लेस देन kg। तो जिसके सामने का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, उसका यूनिट वैल्यू, उसका जो यूनिट है वो कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, 3 वर्ड सुनने को मिलेगा आपको न्यूमेरिकल जो भी देखेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो डायमेंशन होता क्या है, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किसी क्वांटिटी का डायमेंशन पता है तो आप बता सकते हैं कि वो फंडामेंटल से कैसे रिलेटेड है, उसमें कौन कौन से 7 में से कौन कौन से फंडामेंटल इन्वॉल्व है। जैसे फोर्स में मास, लेंथ और टाइम है तीनों, एम्पियर नहीं है इसमें, कैंडेला नहीं है, मोल नहीं है, वो सब नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम से रिलेटेड है। तो फोर्स का डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे इसको कैसे बोलेंगे ये देखिएगा। अगर पूछेगा फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, पूछेगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो लेफ्ट साइड में F लिखना है क्वांटिटी और स्क्वायर ब्रैकेट, और राइट साइड में जो भी डायमेंशन है MLT लिख के और स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने पूरा लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। खाली पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो बस इतना ही बात आपको बताना है कि सर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट m1 L1 T-2, तो इतने क्वांटिटी को, इतने को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इक्वल टू क्वांटिटी भी लिख देंगे तो इतने को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और अगर सिर्फ पूछेगा कि फोर्स में मास का डायमेंशन क्या है, तो ये 1 है। या पूछेगा कि डायमेंशंस क्या है फोर्स का, तो आपको बताना है कि फोर्स में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, और टाइम का डायमेंशन -2 है। तो समझ गए, ये सब पावर जो है ये सब डायमेंशंस होता है। ये पूरे चीज़ को, इतने को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और ऐसे लिखने को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। वर्क का डायमेंशन, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं देखिए। वर्क का डायमेंशन, तो आपको वर्क का एक फार्मूला याद करना है जो याद आ जाए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रहता है सबको। तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ से लिख देंगे m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो मास एक ही है तो 1 रहा, L और L 2 है तो 2 हो गया, और T-2 है तो -2। इस तरह से वर्क का डायमेंशन आ गया यहाँ पे, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या इसका एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट है टू चेक फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। कोई फार्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये चेक कर सकता है। जैसे मैं फार्मूला लिख दिया इधर कि फोर्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ऐसे लिख दिया पहला फार्मूला, और दूसरा लिखा कि नहीं फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे होता है। तो चेक करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसमें लेफ़्ट साइड में फोर्स का कोई फार्मूला या फोर्स का डायमेंशन याद है, तो अभी डायमेंशन फोर्स का याद है जिसको वो लिख देगा कि ml
t-2 होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ml t-2। तो राइट साइड का डायमेंशन लिख के देखेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं। तो मास के लिए तो m हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर। तो राइट साइड में डायमेंशन आया है और लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल आया कि नहीं देखते हैं। लेफ्ट साइड वाला आ गया ml-1t, ऊपर जाकर हो गया +2। ये तो अलग आ गया, ये -2 था, ये +2 आ गया, यानी ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। वैसे ही इसका चेक करेंगे तो ये करेक्ट फार्मूला आ जाएगा। या फार्मूला ये चेक करते हैं कि S = अगर याद नहीं आ रहा है किसी को क्या है, तो वो खाली बोल देगा कि सर S = होता है U + AT², ऐसा होता है कोई बोला। तो हमको चेक करना है कि गलत है कि सही। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट, क्योंकि तभी ऐड हो पाएगा ना दो क्वांटिटी, और दो क्वांटिटी ऐड होके रिजल्ट भी वही देगा। यानी किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा तो इधर भी किलोग्राम आता है, यानी इसका डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन L है, जबकि ये वेलोसिटी है, इसका LT-1 है। तो दोनों का कहाँ सेम आया, अलग अलग आ गया। यानी ये S बराबर खाली U + समथिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन अलग आ गया और इसका अलग आ गया डायमेंशन। ये सही फार्मूला अगर UT होता, यहाँ पे क्या लगा रहता T, तो U का मैं ये लिखा और T का मैं फिर से T लिख देता, तो T से T कट के ये -1 है, ये +1 कैंसिल हो जाता और ये L और L इक्वल आ जाता, तब ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाता। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो पहला डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या हो गया, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। क्लियर है। दूसरा है डिराइव न्यू फार्मूला। अगर आपको कुछ दिया हुआ है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फार्मूला बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि टाइम पीरियड जो होता है ना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, वो डिपेंड करता है, आपको पता है लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना लेंथ है पेंडुलम का, कितना लेंथ है, और जी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होगा, कैसा फार्मूला होना चाहिए। तो आपको ऐसे लिखना है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं डिराइव न्यू फार्मूला। तो आपको लिखना है लेफ्ट साइड में ये क्वांटिटी का डायमेंशन, राइट साइड में मान लीजिए कि लेंथ का पावर x आएगा। क्या आपको मान लेना है कि लेंथ का पावर x आएगा, और g का डायमेंशन क्या होता है, पहले पूरा ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कि मेरा फार्मूला ऐसा कुछ आएगा कि टाइम बराबर सम कांस्टेंट और लेंथ का पावर x और g का पावर क्या आ जाएगा, y, ऐसे मान लेंगे। फिर दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम का डायमेंशन t ही होता है, और कांस्टेंट डायमेंशन, कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाएगा कि क्या कांस्टेंट आएगा, ये लिमिटेशन है इसका। तो कांस्टेंट और L⁻x और y g का पावर है, तो g होता है LT-1 की 2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन का LT-2 होता है। तो इधर आया t, इस साइड में कांस्टेंट L⁻ यहाँ x है और यहाँ L⁻y है, तो L का कुल पावर हो जाएगा x + y, और टाइम का पावर यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली यहाँ है, तो t⁻−2y, -2 × y क्या हो जाएगा, -2y। फिर दोनों साइड कंपेयर करना है, इधर t का पावर 1 है और इधर -2y है, यानी कि -2y जो है ना वो 1 है, तो y का वैल्यू क्या है, -1/2, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये तो y मिल गया, x निकालने के लिए x + y इधर है और इधर लेंथ है ही नहीं, तो x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, इधर नहीं है लेंथ, तो y का वैल्यू मुझे पता है कि -½ है, तो x का वैल्यू ये उधर जाके +½ हो जाएगा। तो देखिए x भी मिल गया और y भी मिल गया, राइट। तो अब वापस इस फार्मूला को यहाँ t = लिख दीजिए, t = सम कांस्टेंट और L का पावर x, यानी L⁻½ हाफ मतलब क्या होता है, रूट, और g का पावर y यानी -½
तो माइनस हाफ मतलब नीचे रूट होता है, माइनस हाफ मतलब जी किधर रहेगा, नीचे। तो ये t इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, सम कांस्टेंट रूट L बाई जी। समझ गए, ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर। थर्ड यूज अब इसका हम लोग सीखेंगे, कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे एसआई में दिया हुआ है तो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस में दिया हुआ है तो एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो वाला देखते हैं। तीसरा इसका यूज, थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। जैसे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा ये किसी को याद नहीं है ऐसे, और डायमेंशन से पता करना चाहता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये इसको बोलते हैं यूनिट, और इसको क्या बोले थे, न्यूमेरिकल वैल्यू n। तो किसी को 1 मानना है, किसी को 2 मान सकते हैं। तो एसआई सिस्टम को 1 में मान रहा हूँ, तो इसको 1 और यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट 1। और दूसरे में जो आना है उसको n2, और ये जो डाइन है उसको मान लेते हैं u2। तो हम लोग फॉर्मूला, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है, 1 न्यूटन जितना फोर्स होगा उसके बदले में जितना डाइन आएगा वो रियलिटी में तो वही फोर्स होगा, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। जैसे कि 1 kg इक्वल टू मैं लिखा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को मैं क्या लिख दिया, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम आपको कोई तौल के कुछ चीनी दिया और दूसरा आदमी दिया 1000 ग्राम चीनी दिया, तो दोनों अलग अमाउंट होगा कि सेम होगा, सेम होगा। 1000 ग्राम में उतना ही चीनी आएगा ना जितना 1 किलोग्राम में आएगा। अब चीनी खरीदने गए दुकान में, एक दुकानदार आपको 1000 ग्राम दिया चीनी तौल के, और दूसरा दुकानदार 1 किलोग्राम दिया, 1 kg दिया, तो दोनों कम ज़्यादा हो जाएगा कि सेम होगा, सेम होगा। 1 kg को ही तो 1 ग्राम बोलते हैं, तो दोनों सेम है। इसका मतलब कि N1 U1 जो है वो N2 U2 है, राइट। सिर्फ यूनिट का फ़र्क है, एक में ग्राम है एक में किलोग्राम है। तो इससे N2 का वैल्यू क्या आएगा, N2 आ जाएगा N1 इंटू N1, और ये U1 और ये U2 नीचे आ जाएगा, U1 बाई U2। ये एक फॉर्मूला के जैसा याद करेंगे। तो हमको यही N2 निकालना है। देखिए N2, तो N2 को मैं लिख दूंगा कि N1, और U1 को क्या लिखना है, ये मेन स्टेप है। U1 जो है वो ऐसा यूनिट में है, और ये क्वांटिटी फोर्स है, जो कन्वर्जन हो रहा है वो कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है सर मास, और उसमें लेंथ होता है और टाइम होता है, और उसका पावर -2 होता है, और लेंथ का और मास का पावर क्या होता है, 1। मतलब फोर्स का डायमेंशन लिखना है यहाँ, m1 L1 T-2। अभी इसको 2 बार लिखना है। एक बार लिखना है m1 बाई m2, क्योंकि u1 बाई u2 था ना यहाँ। लेंथ जब आएगा तो L1 बाई L2, टाइम आएगा तो T1 बाई T2। तो N2 इक्वल टू, देखिए आंसर आ जाएगा, N1 मतलब 1 न्यूटन था, N1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। M1, ये 1 जो है वो SI सिस्टम में है, तो SI सिस्टम में मास के लिए 1 किलोग्राम होता है यूज। मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखिए 1 किलोग्राम। और CGS में M2 जो है, दूसरा वाला जो यूनिट है वो क्या है, CGS है। तो CGS में मास के लिए क्या यूनिट बना हुआ है, मास का यूनिट क्या होता है CGS में, 1 ग्राम होता है, ग्राम। तो 1 ग्राम का पावर 1। लेंथ बताइए, SI सिस्टम में क्या लेंथ 1 मीटर होता है, और CGS सिस्टम में लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, राइट। और टाइम तो दोनों में 1 सेकेंड ही होता है, -2 पावर 1। दोनों में टाइम क्या होता है, 1 सेकेंड। क्लियर है इतना बात, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे का क्या स्टेप है कि ये जो किलोग्राम है ना, किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब 1000। तो ये 1 किलोग्राम को आपको लिख देना है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो गया। ये 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 100 सेंटीमीटर। तो ये ग्राम से ग्राम गया, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकेंड से सेकेंड कट गया। तो देखिए N2 का वैल्यू क्या आया, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये 10⁻³ है और ये 10⁵ है, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, 1 का पावर -2 भी 1 ही आएगा। तो 10⁻³ और 2 5 कुल मिला के आया 10⁵। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू था हमारा अननोन, ये आ गया 10⁵। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा बता सकते हैं। होमवर्क आपके लिए हो गया कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा ये बताना है। ये अर्ग CGS है और जूल SI यूनिट है, ये होमवर्क में हो गया। तो इस तरह से 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन का। सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, ये सब प्रीफिक्स है। ये क्या नंबर, इसका एक नंबर असाइन किया हुआ है इसके साथ। M यूज करना है, स्मॉल m मिली के लिए यूज करना है। कैपिटल M रहेगा ना तो मेगा के लिए यूज होता है। कैपिटल M किसके लिए यूज होता है? मेगा, और वो पावर 6 होता है। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, मिली बोलते हैं 10⁻⁻, नैनो तो पता है माइनस, माइक्रो 10⁻⁻6 को बोलते हैं। तो इसका यूज ऐसा है कुछ कि अगर आपको बोलेगा कहीं पे कि 1, या इधर से हट जाते हैं क्योंकि ये देखना होगा, अगर पूछेगा 1 मिलीमीटर में बताइए कि कितना मीटर होगा, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो इस मीटर को रखना है आपको। ये प्रीफिक्स है, यूनिट से पहले जो लगा हुआ है वो क्या है? प्रीफिक्स। तो मिली का मतलब मैं क्या लिखा हूँ इधर? -3। तो आपको बोल देना है कि सर 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होगा। सिंपल सा बात है। अब जब मैं बोलूँगा कि 2 सेंटीमीटर में बताइए कि कितना मीटर होगा, तो आप बोलेंगे कि 2 के जगह पर 2 लिख दीजिए आप, और मीटर की जगह पर मीटर रहने दीजिए। खाली सेंटी ही तो डिस्टर्ब कर रहा है, सेंटी ही तो हटाना है। तो 2 के जगह पर 2 लिख दिए, और सेंटी ढूंढेंगे -2, तो 2 × 10⁻²। वैसे ही अगर 1 माइक्रोमीटर है तो कितना मीटर होगा? 10⁻6 मीटर होगा। सिंपल है। अब स्क्वायर अगर ऐसे हो गया जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ लेगा कि कितना मीटर स्क्वायर होगा, ऐसे स्क्वायर वाला टर्म अगर आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, तो ये 2 बार इसको सेंटी, दिखने में एक ही सेंटी लग रहा है लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है, दोनों का स्क्वायर इसको लेना है। तो ये 10⁻², 1 सेंटी होता तो 10⁻², दिखने में एक ही सेंटीमीटर लेकिन इन दोनों का स्क्वायर है ये, तो 2 बार सेंटी है, तो -2 2 बार -4 मीटर स्क्वायर। फिर 1 मिलीमीटर क्यूब अगर है तो पूछेगा कि कितना मीटर क्यूब होगा ये बताइए। तो देखने में तो खाली मीटर का क्यूब है लेकिन इसका भी क्यूब मानना है, तो मिली का मतलब -3 होता है, तो ये 3 बार है ऐसा पावर, तो 10⁻³ 3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, -3 10⁻⁻3, तब ये मीटर क्यूब बचेगा। तो 3 3 6 3 9, 10⁻⁹ मीटर क्यूब आएगा। ऐसे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स को हटाना है, तो इस तरह से हटाया जा सकता है। लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। देखिए, पहला बात यह है कि साइन कॉस टैन कॉट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6, उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि y बराबर a साइन थीटा और पूछेगा कि a का डायमेंशन क्या है बताइए। अगर y एक डिस्टेंस है तो a का डायमेंशन क्या है, तो इसके चक्कर में नहीं रहना है। साइन कुछ नहीं कर पाएगा डायमेंशन में, क्योंकि साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर भी लेंथ ही है, मीटर में ही मेजर होता है, और हाइपोटेनियस भी लेंथ ही है, मीटर में मेजर होता है, तो उसका डायमेंशन आएगा ही नहीं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डायमेंशन नहीं आएगा, तो इसका यूज करना है। डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा तो y मतलब सम डिस्टेंस इक्वल टू a साइन थीटा है, तो y और a का सेम हो जाएगा, साइन कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि अगर log कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे log x, तो ये भी log x भी पूरा डायमेंशन लेस होगा। log x क्या होगा? पूरा डायमेंशन लेस। ये अकेले x यहाँ रहेगा, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। log के सामने कुछ अगर है तो उसका भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। इसका यूज देखिए, जैसे कहीं लिख दिया कि log और यहाँ पे लिख दिया at, ऐसे
क्या लिख दिया कि log 80 कोई फंक्शन है, तो और यहाँ पे लगा दिया a कैपिटल A और यहाँ लिख दिया y और बोल दिया कि y एक डिस्टेंस है। y क्या है? एक डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए, log के सामने क्या चाहिए? डायमेंशन लेस। क्या चाहिए मुझे? डायमेंशन लेस। log 2 kg कभी नहीं मिलेगा, log 2 मिलेगा। log के सामने जो रहेगा उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन टाइम है, हमको पता है, तो इसका डायमेंशन पक्का टाइम -1 होना चाहिए। टाइम का पावर क्या होना चाहिए? -1, तभी ये इसके डायमेंशन को ख़त्म कर पाएगा। तो यानी a का जो डायमेंशन होगा वो पक्का t-1 होगा। फिर ये log का कुछ डायमेंशन होगा नहीं, तो यानी y का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका हो जाएगा? a का। तो कैपिटल A का डायमेंशन पूछेगा तो y अगर लेंथ है तो l हो जाएगा, स्मॉल a का डायमेंशन पूछेगा तो इन दोनों से डायमेंशन लेस लाने के लिए ये t है तो ये t इन्वर्स हो जाएगा। समझ गया? तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का नहीं होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नहीं होता है। e⁻x कहीं आ जाए, जैसे कि आ गया कि x इक्वल टू a e⁻−ct ऐसा आया और बोला कि a का डायमेंशन बता दीजिए ज़रा और c का डायमेंशन बता दीजिए क्या होगा। तो e⁻ भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ये खुद एक नंबर है तो इसका पावर कभी kg मीटर ये सब नहीं होगा, डायमेंशन लेस चाहिए। तो हमको पता है कि सर t का टाइम होता है, तो c का पक्का टाइम -1 कर दीजिए आप, टाइम -1, तभी ये इसके डायमेंशन को ख़त्म कर पाएगा। तो c का डायमेंशन क्या हो गया? टाइम -1। क्लियर? ये टाइम था तो t इन्वर्स होगा तभी कटेगा ना। अभी ये भी डायमेंशन लेस है, e⁻, किसी नंबर का पावर कुछ लिखेंगे 2⁻2 4 आएगा, 2⁻3 8 आएगा, तो ये क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। इसके बारे में दिया रहेगा कि ये कौन सा क्वांटिटी है। तो x का डायमेंशन वही आएगा जो a का है। अगर x डिस्टेंस है तो उसका l होगा डायमेंशन, तो a का भी क्या हो जाएगा? l। तो ये 3 बात याद रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, e⁻ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब का डायमेंशन नहीं होता है। एक ये है, पूरे डायमेंशन में इसी में दिक्कत होगा आपको, इसी पार्ट में करने में दिक्कत होता है या डाउट आता है। सिंपल डायमेंशन निकालने में कोई डाउट नहीं आएगा। और कहाँ पे डाउट आएगा? देखिए लास्ट पॉइंट डायमेंशन का, लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं हम लोग। और इसमें अगर ऐसा फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन जैसा कुछ दिया हुआ है, जैसे बोल रहा है कि सिंपल से स्टार्ट करते हैं, d² x/dt², ऐसे दे दिया d² x/dt²। ये कोई क्वांटिटी एक है जिसको इसने स्मॉल a से इंडिकेट कर दिया और बोलेगा कि स्मॉल a का डायमेंशन बताइए क्या है, स्मॉल a का डायमेंशन क्या है। तो हमको पता नहीं है कि क्या है, तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है मुझे। तो आपको क्या करना है, इस d के चक्कर में नहीं रहना है, d को छोड़ देना है आपको। तो d को छोड़कर ये x बचा और इधर d को छोड़कर क्या बचा? t²। तो x का डायमेंशन l होता है और t² का t⁻², माने ऊपर नीचे में 2 होता है और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरह से a का डायमेंशन आ जाएगा lt-2। क्या आ जाएगा? lt-2। अब इसको रिलेट भी आप कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यही तो होता है डायमेंशन, lt-2। तो अभी ना पता है कि ये एक्सेलरेशन है, हमेशा पता नहीं रहेगा। तो एक मैं दे रहा हूँ, अगर देखिए कोई क्वांटिटी लिखा है कि ये c है कुछ और इसका वैल्यू होता है d4x/dt4, ऐसे है। तो बताइए कि c का डायमेंशन क्या होगा इस डिफरेंशिएशन को देखकर, और बताइए कि डायमेंशन ऑफ c क्या होना चाहिए। तो देखेंगे कि हम सर आप बोले थे कि d वाले टर्म को गायब कर दीजिए, d वाले टर्म को गायब। तो सिंपल है, x ऊपर खाली x ही लिखिए, एक ही x का डायमेंशन और नीचे t का पावर 4। तो क्या आ गया? x के लिए l और t नीचे है तो ऊपर आएगा तो -4। तो c का डायमेंशन आ गया lt⁻⁻4। क्लियर?
इंटीग्रेशन का अब डायमेंशन लास्ट, डिफरेंशिएशन के बाद अगर इंटीग्रेशन टाइप का दे दिया ऐसे, जैसे यहाँ पे दे दे वी डी टी, पहले जो जानते हैं उसका करके देखते हैं। वी डी टी इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया कि ये कोई क्वांटिटी, वी डी टी करने पे कुछ क्वांटिटी आ रहा है, मान लेते हैं x, तो आपसे पूछेगा कि x का डायमेंशन बताइए क्या है, अगर ये v वेलोसिटी है और t क्या है टाइम। तो पहले डायरेक्ट हम बोलते हैं, डायरेक्ट x का तो हमको पता है l आना चाहिए, क्या आना चाहिए l। तो इसके थ्रू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी d को आप कंसीडर नहीं करिए, d को कंसीडर नहीं करना है, समझ गए। वहाँ जैसे d को गायब कर दिए थे तो इसमें भी d को गायब, d हो जा गायब। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1 और d तो गायब हो गया, टाइम का t होता है, तो ये t से ये t कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, l आ गया। क्लियर। तो इंटीग्रेशन ऐसे दिया हुआ है तो भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, कोई मान लीजिए क्वांटिटी है c और इस c को बोल रहा है कि वो c आने वाला है f, फोर्स यहाँ होगा और फोर्स का पावर 3 होगा और dt ऐसा है, तो बताइए कि c का डायमेंशन क्या होगा। तो अभी ये सोचने से थोड़े पता चलेगा क्या क्वांटिटी मिलने वाला है, इसमें तो पता चल गया था कि v dt का इंटीग्रेशन x होता है। तो रूल क्या याद करेंगे, d को गायब कर देना है और तो c का डायमेंशन आएगा, d को गायब कर दिए तो f, फोर्स का याद ही है ml t-2 और t एक रहा, खाली d को हटाना था, t का t यहाँ पे रख दिए, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा c का, m1 l एक ही रहा और t-2 में से ये, अच्छा पावर 3 भी भूलना नहीं है, पावर 3, खाली d हटाए हैं ना तो इसका पावर क्या लिखेंगे 3, f का पावर 3 और तब टाइम, तो f का पावर 3 मतलब मास का पावर 3 आ गया, मास का पावर क्या आ गया 3, लेंथ का पावर भी 3, टाइम का पावर 3 × 2 -6, उसमें एक प्लस हो गया तो -5, t आया -5। इतना डायमेंशन इस c क्वांटिटी का हुआ। तो अब से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहेगा या इंटीग्रेशन रहेगा, इन सारे फंक्शन का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट डायमेंशन और यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने किया कवर इस लेक्चर में। आगे लेक्चर में एरर इन मेजरमेंट और जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इन सब में कैसे फाइंड करते हैं कि कितना रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट का, वो सब सीखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। जो भी बुक है उसका एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और जो डाउट आ रहा है वो सेंड कीजिए।